नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। तो एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थोड़ा सा बच के रहना सभी लोग। बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है अभी तो, सभी जगह, बिहार हो, दिल्ली हो, सब जगह एक ही हाल है। थोड़ा सा बच के रहना, एग्ज़ाम नज़दीक है, बीमार पड़ने से समय आपके ख़राब हो सकते हैं। इसलिए आज 68 बीपीएससी पीटी को लेकर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे अच्छे से। बहुत सारे डाउट आए हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट भेजते हैं कि इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। मैं इकट्ठा कर लेता हूं सबको और हफ्ते में एक दिन कम से कम ऐसा गाइडेंस वाला वीडियो ज़रूर बनाता हूं, ताकि आपको सही दिशा मिलती रहे। क्योंकि नहीं मिल पाता है उन लोगों को जो कोचिंग से दूर हैं, या जिन लोगों को जो शहर में आकर नहीं पढ़ पाते हैं, दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, घर में रहकर तैयारी करते हैं, उन लोगों को नहीं पता चल पाता है कि सही दिशा क्या है। इसलिए इस तरह के वीडियो लाता हूँ मैं, मकसद यही होता है मूल। किन किन चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कि जो बुक है, अभी बुक पढ़ें या एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जाए अभी, और निगेटिव मार्किंग को कैसे डील किया जाए। निगेटिव मार्क्स जो शुरू किया गया है, इसको कैसे डील करें, कैसे इसको काउंटर करें, कैसे इसमें सवाल को हल किया जाता है, और क्या तरीका होता है निगेटिव मार्किंग को हल करने को लेकर। इस चीज़ पर बात करेंगे हम लोग। एग्ज़ाम किस तरह का हो सकता है, इस चीज़ पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ना ही मैं आयोग में सदस्य हूँ, मुझे पता होगा। बस इस पर थोड़ा सा एक होता है ना, एनालिसिस लोग करते हैं कि इस तरह के पेपर किस किस राज्य में आते हैं, उस आधार पर हम लोग देखेंगे। चौथा, आज हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ किस तरह से लगाएं अभी, और कौन सा टेस्ट सीरीज़ बेस्ट होता है, और टेस्ट सीरीज़ लगाने का तरीका क्या होता है, यही नहीं पता होता है बहुत सारे बच्चों को, बस वो लगाते जाते हैं। और एक मुख्य चीज़ इस पर ही बात करेंगे कि कितने सवाल हम लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में, कितने सवालों को कम से कम अटेम्प्ट करना चाहिए। और फिर मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बता दूंगा। देखिए, 68 बीपीएससी पीटी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए मैं बना के आया हूँ कि कहाँ से किस चीज़ का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, तो एक एक चीज़ मैं बता दूंगा। ओके, तो सबसे मूलभूत चीज़ों पर चलते हैं कि इस बार का एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग होगा। 69 बीपीएससी पीटी के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 69 बीपीएससी पीटी में आपको 4 ऑप्शन वाला ही सवाल मिलेगा, और 68 में 5 ऑप्शन रहेंगे आपके। 5 ऑप्शन के साथ साथ निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 5 ऑप्शन में साथ साथ निगेटिव मार्किंग जुड़ जाए ई ऑप्शन के साथ, तो यकीन मानना ये थोड़ा सा एग्ज़ाम का स्तर बढ़ा देता है। सवाल भले ही आसान पूछे जाएं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम का स्तर बढ़ जाएगा। अगर एग्ज़ाम फेयर तरीके से होता है, कोई धांधली नहीं होती है, सब कुछ सही रहता है, तो 68 बीपीएससी का कट ऑफ मेरे हिसाब से जनरल बॉयज़ का 94 से 95, 99 मैक्सिमम जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जनरल बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी लोगों का उसी हिसाब से कम रहेगा कट ऑफ। ओके, कट ऑफ में 60% का कॉन्सेप्ट चलता है एक्चुअली में। 150 नंबर है तो निगेटिव मार्किंग के साथ 60%, यानी कि 90 ±5 के आसपास कट ऑफ रहता है जनरली। तो चूँकि बीपीएससी है, तो इसमें 95 से 99 के बीच जनरल बॉयज़ का कट ऑफ रहना चाहिए। ये मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सवालों का जो स्तर होगा 5 ऑप्शन के साथ, वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो सबसे पहला टास्क अब आपको क्या नोट करना है, इसको नोट डाउन करना कि एग्ज़ाम, जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, टेस्ट सीरीज़ जब भी लगाते हैं, टेस्ट सीरीज़ जब भी लगाते हैं, तो सवालों को छोड़ना सीखिए कि कौन से सवालों को हल करना है और कौन से सवालों को छोड़ना है। इस चीज़ का प्रैक्टिस करके जाना एग्ज़ाम में, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होता है निगेटिव मार्किंग के साथ। जितने आप सही करोगे, उससे ज़्यादा आप गलत कराते हो। इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि कौन से सवाल आपको हल करने हैं और कौन से सवालों को आपको छोड़ना है, इस चीज़ को सीखना है। सभी सवालों को हल नहीं करना है, कोई इज्जत से नहीं लगा लेना है कि इस सवाल की इतनी हैसियत कैसे कि मेरे से हल ना हो, मैं तो हल करके रहूँगा। तुक्केबाजों के लिए ही लाया गया है निगेटिव मार्किंग, और आप तुक्केबाजी करेंगे तो आप छट जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो सवालों को कैसे हल करें फिर भाई, अगर सब में नहीं लगाना है तो? देखो, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे आराम आराम से। वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में 1/3 रहता है निगेटिव मार्किंग, 2 नंबर रहता है सवाल, और 2/3 आपका निगेटिव मार्किंग लगता रहता है। ओके, जबकि यहाँ पर क्या होता है, बीपीएससी में आपको क्या दिया है कि 1 नंबर का सवाल रहेगा और 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। यानी कि अगर आपने एक सवाल सही कर दिए और 4 सवाल आपने गलत भी किए, तो दोनों काउंटर होकर बराबर पर आ जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको अधिक सवाल
हल नहीं करने होते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। फिर भी वहाँ पर क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम में आपको आंसर गेस करना पड़ेगा। आंसर गेस करना ही पड़ता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये होता ही है। टॉपर से टॉपर लोगों को पूरे पेपर में 30 से 35 सवाल होते हैं जिसके परफेक्टली आंसर पता होते हैं, बाकी सारे गेस करके होते हैं। तो बीपीएससी में आपको कैसे करना है सवालों को, चूँकि 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, तो 1/3 में तो बहुत कम सवाल करने होते, लेकिन 1/4 में आप सवालों को कर सकते हैं। आपको 120 के सवाल तो करना ही पड़ेगा, 120 के आसपास। अगर आपका स्ट्राइक रेट इससे ज़्यादा अच्छा है, मतलब अगर आप ज़्यादा पढ़ के गए, आपको लग रहा है कि और भी मैं क्वेश्चन हल कर सकता हूँ आसानी से, श्योरिटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे आंसर गलत नहीं होंगे, तो आप इससे ज़्यादा भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 120 एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें आप मान लो 80 सवाल आपने सही सही हल किए हैं, 80 से 75 के करीब में सही सही हल किए हैं, और 40 से 30 सवालों पर आप गेस खेल सकते हो। गेस खेलना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग और कोई ऑप्शन नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है जो 100 सवाल हल करके आए 100 के 100 सही हो जाए, है ना। तो इसलिए इस तरह से आपको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, और ये रियलिस्टिक अप्रोच है, कोई हवाई बात नहीं कर रहा, कोई मैं आइडियल सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ। जो एग्ज़ाम देते हैं, जो फेल होते हैं, जो रियल सिचुएशन को फेस करते हैं, कोई भी हो, उन सबको पता होगा कि यही होता है रियल अटेम्प्ट करने का तरीका। कुछ सवाल आपको नेगेटिव मार्किंग के साथ जाना पड़ेगा, मतलब गेस करना पड़ सकता है। 2 ऑप्शन मान लो पता है आपको, और 2 ऑप्शन में आपको गेस करना पड़ता है। इस तरह के सवाल आएंगे ही एग्ज़ाम में। तो इसी अप्रोच पर आपको सॉल्व करना है। अगर आपका हल करने का मतलब मान लो आपको 60 ही सवाल पूरे पेपर में से आते हैं, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि फिर आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहिए। एक मैंने एवरेज बताया है कि 120 सवाल के आसपास तो आपको जाना ही पड़ेगा। उससे अगर आप कम जाते हैं, मान लो आपने 100 सवाल ही हल किए हैं, है ना, और इसमें से आपने बहुत अच्छा हल किया होगा, तो 80 सही कर दिया है और 20 सवाल गलत किए हैं, तो ये 20 सवाल भी गए, और इसमें से 5 नंबर और कम कर दो, यानी कि 75 नंबर के करीब में आपके आएंगे। तो आप कट ऑफ को क्लियर करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा वहाँ पर। तो इसलिए मैंने 120 का एवरेज लिया है, कोई एवरेज लिया है। अगर आप इससे ज़्यादा हल करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी, इससे कम हल करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी। लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि किस सवाल को हल करना है और किस सवाल को छोड़ना है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारा दिक्कत आएगा आपको। ओके, अब आते हैं कि पेपर को कैसे लगाया जाता है। देखिए, जो नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर होते हैं, जैसे अभी जो बीपीएससी का पेपर आता है, अभी के बीपीएससी के पेपर में क्या होता है बंधुओं, कि आप 1 से शुरू करो और 150 तक पढ़ते जाओ, जो आ रहा है लगा दो, जो नहीं लगा आ रहा है उसको छोड़ दो। बाद में जब आंसर भरने बैठते हैं हम लोग, जो सब लोग वही इसी अटेम्प्ट से करते हैं, तो 150 भर के आ जाते हैं, गेस कर लेते हैं, तुक्का लगा देते हैं। सही भी था आजकल के हिसाब से अप्रोच में, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा, पेपर जब आता है आपके हाथों में, टेस्ट सीरीज जब आपके हाथों में आता है, तो पहले 2 से 5 मिनट के अंदर पूरे पेपर को एक बार एक नज़र मार लेना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर ऐसे सवाल हैं जिसको आप हल कर सकते हैं आसानी से, और कहाँ कहाँ पर ऐसे सवाल हैं जिसको आपको हल नहीं करना चाहिए। पेपर को 2 से 3 बार में हल किया जाता है 150 सवालों को। पहली बार 1 से 150 तक गए, इसमें हो सकता है 50 सवाल आपके ऐसे हैं जो आप करेक्टली सही कर पाओ। फिर दूसरी बार शुरू किया, और जल्दी करना होता है, ये प्रोसेस जल्दबाजी का होता है थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस से ही आ पाएगा। दूसरी बार हल किया, दूसरी बार 30 सवाल हो सकते हैं, हल हो गया। तीसरी बार हल किया, तीसरी बार 30 सवाल हो गए। तो इस तरह से सवालों को हल किया जाता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बार में उन सारे सवालों को हल कीजिए जिसके आप 100% आंसर सटीक बचा सकते हैं। तो जब आप एक वो हल कर लेंगे जिनके आंसर आपको पता ही पता है, तब तो पूरे पेपर में वही सवाल बचते हैं जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है, 3 ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देना चाहिए। जहाँ पर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता है उसको आप गेस कर सकते हैं, और गेस करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। तो ये होता है तरीका पेपर हल करने का, इसी को फॉलो कीजिए। अगर आपका कोई अपना तरीका है तो वो भी बेस्ट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है इसी तरीका को फॉलो करें, लेकिन पेपर इसी हिसाब से किया जाता है। पहली बार पूरा पेपर किया, जो सवाल कॉन्फिडेंस पूर्वक 100% पता है उसको टिक मार लिया पेपर में ही। दूसरी बार हल किया, दूसरी बार 2 ऑप्शन में जिससे कन्फ्यूजन है उसको हल कर लिया और उनको भर लो हमारे सीट पर। फिर टाइम बचता है तो तीसरी बार में आप देखिए कि कौन किन सवालों को आप गेस कर सकते हैं या सवालों को हल कर सकते हैं। इसी अप्रोच पर करना होता है। कितने सवाल हल करने हैं, कैसे हल करने हैं, सारा कुछ मैंने बता दिया है। अब आते हैं एग्ज़ाम कठिन होगा या आसान। देखो, 150 सवाल
निगेटिव मार्किंग, ये अभी कुछ कुछ राज्यों में था। जैसे उत्तराखंड पीसीएस जो है उसमें अभी भी यही पैटर्न है। जो यूपी में 2018 से पहले का पैटर्न था वो यही था कि 1/4 निगेटिव मार्किंग था और 150 सवाल के करीब में आते थे। तो सवाल का जो स्तर रहेगा मेरे हिसाब से, अगर देखो अब स्तर बदल देते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन सवाल का जो स्तर रहता है, जो अभी आप स्तर देख रहे थे 67th में देख रहे थे या 67th री एग्जामिनेशन में देख रहे थे, उसमें जैसा सवाल का स्तर है ना, उसी स्तर का उसी लेवल का सवाल रहेगा आपका। हाँ, कुछ स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या ज़रूर बढ़ाई जाएगी, लेकिन सवाल का स्तर ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए, उसी लेवल का रहेगा, है ना। हाँ, सवालों को थोड़ा सा अलग अप्रोच पर ज़रूर पूछा जा सकता है, जो ढर्रे पर चला आ रहा है। जैसे इस बार ऑप्शनल में हिस्ट्री ऑप्शनल उन्होंने खेला किया, मौर्य वंश को सारे टीचरों ने गेस कर करके भेजा था, जबकि मैंने एक क्वेश्चन नहीं गेस किया था ऑप्शनल में। मैंने बोला था पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, वहीं से आएगा सवाल आपका, सिलेबस से ही। तो मौर्य वंश जिन जिन लोगों ने गेस किया था उन सबको पता है कि उनका गेस गलत हो गया है, क्योंकि मौर्यों से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो इसलिए जब मैं 67th के बाद ही 68th के लिए वीडियो बनाना शुरू किया था, तो उसी में मैंने बोला था कि आपको बुक्स पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए। आप लोग क्या गलती करते हैं कि आप लोग फोकस करते हैं एमसीक्यू पर। एमसीक्यू बोले तो सवालों पर फोकस करते हैं, सवालों को रटने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल क्या पता पूछ ले एग्ज़ाम में। सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट पूछा जाता है और फैक्ट पूछा जाता है। बीपीएससी के एग्ज़ाम की अगर बात करूं तो 80% फैक्ट रहते हैं, 20% के करीब में कॉन्सेप्ट रहता है, और दोनों के मिला के ही जो लोग पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है, ये श्योरिटी होना चाहिए। तो सवालों को जो आप पढ़ते हैं, जैसे मान लो घटना चक्र है, उसमें से आप क्या बोलते हैं एग्ज़ाम होने के बाद, इसमें से क्वेश्चन तो आया ही नहीं, क्वेश्चन उसी में से होता है। घटना चक्र के कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। एक सवाल आपने हल किया मानसून पर, उसके कॉन्सेप्ट से ये सवाल पूछ लिया गया कि राजस्थान में वर्षा क्यों नहीं होती है। इस बार 67 में पूछा था, वैसे ही वो प्रीवियस ईयर का था, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि राजस्थान में कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है जिसके कारण हवाएं बाहर चली जाती हैं, और रुकती नहीं है जिसके कारण से वर्षा नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ के गए रहते, सवाल नहीं भी पढ़ा होता, तो ये सवाल को आप हल कर सकते थे। तो थोड़ा सा जब टेस्ट सीरीज हल करते हैं या घटना चक्र के एमसीक्यू को हल करते हैं, तो फैक्ट के साथ साथ सवाल के कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए, और ये शिकायत नहीं करना चाहिए कि ये सवाल नहीं पूछा। सवाल रिपीट हो ना हो, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बंधे हुए हैं, सीमित हैं, लिमिटेड है। सवालों की संख्या असीमित हो सकती है, कितने सवाल आप हल कर सकते हैं घटना चक्र या लूसेंट से, एक सीमा होता है ना। लेकिन जब आपको पता होगा कि हाँ भाई किस एक्ट में क्या क्या प्रावधान हुए थे, तो उस एक्ट से अलग हट के भी अगर कोई प्रावधान पूछ लेता है तो आप बता सकते हैं। आपको ऑप्शन में से क्या करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ऑप्शन में से। मान लो जैसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, सी और डी में सही आंसर होगा, इसी हिसाब से आपको हल करना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चन इस पर करवा दूंगा आपको। तो इन सब अप्रोच पर रखिए कि जब भी टेस्ट सीरीज लगाएं या घटना चक्र के एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो फैक्ट के साथ साथ आपको जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर भी फोकस रखना है। 1 महीने का समय बचा हुआ है, 1 महीने में जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है रिवीजन कीजिए, रिवीजन, और कुछ नहीं करना है। 10 बार 20 बार जितनी बार हो सके किसी भी चीज़ का। ओके, अब आते हैं कि टेस्ट सीरीज कौन सा लगाना चाहिए। 68 बीपीएससी को लेकर टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जो हैं भी उनके मैं बताता हूँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो नाम नहीं ले सकता मैं, उन सब के टेस्ट सीरीज में क्या है, उन्होंने पुराने वाले जीएस के क्वेश्चन को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, 2-4-10 नए करंट अफेयर को उठाया, पेस्ट कर दिया, और टेस्ट सीरीज बना के मार्केट में बेच रहे हैं, लाखों रुपया कमा रहे हैं। टेस्ट सीरीज इसी तरह के हैं। अगर आपके पास पुराने वाले 67th वाले टेस्ट सीरीज हैं, तो जीएस के सवालों का आप वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, निगेटिव मार्किंग के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। एडुटेरिया का जो पुराना था या इम्तिहान का जो पुराना है, जो चैनल पर भी अपलोड है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी एक टेस्ट सीरीज़ में नया वाला चलवा रहा हूँ जिसमें जीएस के सवाल बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज़ करने का मकसद सवालों से ज़्यादा क्या होता है, प्रैक्टिस करने का, रिवीजन करने का मकसद होता है। ओके, इस चीज़ को ध्यान रखना है और निगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है। ओके, अब चलते हैं कि किस हिसाब से हमको रिवीजन करना चाहिए, हम लोगों को किस किस अप्रोच से क्या क्या पढ़ना चाहिए, उन चीज़ों पर चलते हैं। सब्जेक्ट वाइज एक एक करंट अफेयर के लिए, हर चीज़ के लिए मैंने बनाया है। ये सबसे पहले शुरू करते हैं किसका, हिस्ट्री का। हिस्ट्री सवाल सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं इससे, उसमें भी एंशिएंट और मिडेवल और मॉडर्न तीनों से ही पूछे जाते हैं, किसी से कम ज़्यादा नहीं, इस चीज़ पर ध्यान मत रखना।
आपके पास दो ऑप्शन है। जब मैंने शुरू में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि आप एस.के. पांडे की बुक पढ़ सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको बहुत ही अच्छी बात है, उनको मदद मिलेगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपके पास 1 महीना ही बचा हुआ है, तो अब आपको तो मैं बोलूँगा कि एमसीक्यू पर प्रैक्टिस कीजिए और घटना चक्र वगैरह के आप एक्सप्लेनेशन को पढ़िए जितना ज़्यादा हो सके। और आपने अगर पहले पढ़ा है तो वो भी अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो भी बुक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, जितनी जल्दी हो सके रिवाइज़ कीजिए। अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो आपको 2 ही चीज़ पर फोकस रखना है। घटना चक्र से ज़्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिए, हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन सहित। एक्सप्लेनेशन जो रहते हैं एमसीक्यू के नीचे, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट रहते हैं जिसको आपको हल करना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट जब आपको पता चल जाएगा तो आप अगले एग्ज़ाम में उस कॉन्सेप्ट से सवाल बनाए जा सकते हैं, इसलिए उस चीज़ पर फोकस रखना है आपको। ओके, उसके बाद से टेस्ट सीरीज, ये 2 चीज़ों पर हिस्ट्री में फोकस रखिए, इसके बाहर का सवाल नहीं आता है। बिहार स्पेशल अगर बात करें तो बिहार स्पेशल में हिस्ट्री के जितने सवाल आते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं, 100% प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, तो वहीं से पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। इस चीज़ की ध्यान रखना, मैं भी संभावना बोल रहा हूँ क्योंकि 68वीं बीपीएससी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है इस बीपीएससी में, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना और संभल के पूर्वक पढ़ाई करना और क्वेश्चन को लगाना। अब चलते हैं पॉलिटी पर। पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपने पढ़ी है तो उसी को रिवाइज कीजिए 1 बार 2 बार। उसमें भी किस किस चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, जैसे पंचायती राज हो गया, संविधान सभा हो गया, संविधान का जो निर्माण है, संविधान किस समिति कौन से अध्यक्ष थे और कहाँ से कौन सा भाग लिया गया है संविधान का। आर्टिकल पर फोकस रखिए, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है। पंचायती राज, नगर पालिका, इनके आर्टिकल। जनजातीय क्षेत्रों के जो आर्टिकल होते हैं, जो 371 से लेकर शुरू है, 371 क ख ग घ ऐसे करके जो है, उन सबको थोड़ा सा पढ़िए और बाकी कहीं से कोई सवाल नहीं आता है। बाकी बचा बिहार पॉलिटी का, तो के.बी.सी. नैनो और दृष्टि का जो बिहार समग्र हमने किया हुआ है, या फिर आप उसको नहीं भी अगर करते हैं तो सिर्फ आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं इसका के.बी.सी. नैनो और दृष्टि का, तो उससे भी आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाता है। बिहार के पॉलिटी में तो और कुछ खास है नहीं। हाँ, कुछ बिहार के राज्यपाल वगैरह के नाम जो पहले के हैं, या बिहार के जो पहले के कोई मुख्यमंत्री रहे हैं उनका कार्यकाल रहा है, या कुछ नीति आयोग वगैरह, नीति आयोग हो गया, या फिर जो विधि आयोग है, विधि आयोग हो गया। उसके बाद से अभी जो बनाया गया था वित्त आयोग के सदस्य वगैरह हो गया, आरबीआई हो गया, सीजेआई हो गए। सीजेआई कौन कौन से सीजेआई किस समय पर रहे हैं, 50वें सीजेआई बने हैं अभी, उससे पहले कौन से सीजेआई रहे हैं, किस क्षेत्र से रहे हैं, इन सब से जुड़े हुए सवाल खूब पूछे जाते हैं बीपीएससी में। और 2-4 सवाल ही ऐसे आते हैं, लेकिन वो 2-4 सवाल आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देते हैं कितनी बार। उसके अलावा पॉलिटिकली घटना चक्र को आप लगाइए, उसका जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसको भी ध्यानपूर्वक रखिए। घटना चक्र लगाना मुश्किल नहीं होता है। उसके बाद से टेस्ट सीरीज पर फोकस कीजिए, और लूसेंट अगर हो सके पॉलिटी का तो रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ से कुछ सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर रिवाइज़ कर सकते हैं तो, नहीं तो इन दोनों पर भी अगर आप फोकस रहते हैं तो आपका रिवीजन गारंटेड हो जाता है। इससे रिवीजन मस्ट होता है, किसी भी प्रकार से करें हम। ओके, और निगेटिव मार्किंग रहेगा तो इसलिए बारीकी से पढ़ना थोड़ा सा। अगला बिहार स्पेशल के लिए मैंने बता ही दिया, पंचायती राज, करंट का जो चीज़ों आती हैं उन पर फोकस रखना है। प्रीवियस ईयर सवाल और आर्टिकल, इन चीज़ पर फोकस रखिए। इसके बाहर का चीज़ आपको नहीं पढ़ना है, इसी से हो जाता है। ज्योग्राफी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं कुछ लोग, रहना भी चाहिए, क्योंकि इसको बिना पढ़े रट के आप नहीं समझ सकते हैं। जैसे पिछली बार सवाल पूछा था सारगेसो सागर के बारे में, पता है ये प्रीवियस ईयर का सवाल है या मैपिंग का सवाल है। ये उत्तरी अटलांटिक के क्षेत्र में है सारगेसो सागर। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने जो बताया था कि बुक रिवीजन में कौन सा बुक बताया था, मैंने बोला था अगर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो वो बेस्ट होता है। बहुत पहले मैंने बताया था, अक्टूबर में ही बताया था मैंने। और अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको दृष्टि का जो ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन बुक आता है वो एनसीईआरटी का कॉपी पेस्ट है। उस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, खनिज संसाधन, सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। अगर आपने वो बुक पढ़ा है तो आप रिवाइज़ कीजिए उसको बार बार, रिवीजन। उसके एमसीक्यू बहुत ही अच्छे होते हैं, शानदार एमसीक्यू होते हैं। वहाँ पे आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मिल जाएगा, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए प्रैक्टिस मस्ट होता है ना। उसके बाद अगर आपने नहीं पढ़ा है बुक तो 69 के लिए तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ सकते हैं बुक को। अगर नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पता है, रिवीजन करना है अब कहाँ से, तो रिवीजन के लिए मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर आपने बुक पढ़ा है तो वहाँ से रिवाइज कीजिए, नहीं तो फिर आप घटना चक्र को पकड़िए और इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। वहाँ से आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट रिवीजन हो जाता है।
कंप्लीट रिवीजन का मतलब कंप्लीट हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्र हो गए, खनिज संसाधन हो गए। आप लोग क्या करते हैं, जैसे किसी एमसीक्यू को लगाया तो उसका जो आंसर दिया हुआ है, मान लो एमसीक्यू का आंसर था डी, तो आपने डी लगाया और आगे बढ़ गए। बाकी 3 ऑप्शन को कौन पढ़ेगा, पड़ोसी क्या, उसको भी आपको पढ़ना है कि ये 3 ऑप्शन किस किस काम आते हैं, और यही चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन में मिलता है। यूपीएससी तक एक्सप्लेनेशन से उठा उठा कर अगले साल क्वेश्चन बनाती है, तो पीसीएस की कौन पूछ रहा है। तो इसलिए इस चीज़ पर फोकस रखिए और टेस्ट सीरीज लगाइए जितना ज़्यादा हो सके। टेस्ट सीरीज के एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए और घटना चक्र लगाइए, ये काफ़ी होता है आपका। कॉन्सेप्ट रिवीजन कीजिए, सवालों पर फोकस नहीं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है आपको ज्योग्राफी में। लूसेंट अगर सवाल समय मिले, 1 महीने का ही वैसे तो समय है, समय मिले तो लगा सकते हैं एक आध बार। जितनी बार जो भी चीज़ लगाना, कम से कम 2 बार ज़रूर लगाना, 2 से 3 बार, तभी आपका हो पाएगा रिवीजन ढंग से। बिहार स्पेशल के लिए ज्योग्राफी में कुछ भी खास नहीं आता है। खनिज पढ़ लो, नदियाँ पढ़ लो, मिट्टी पढ़ लो, पहाड़ पढ़ लो, झील पढ़ लो। बिहार में जो बायोडाइवर्सिटी पार्क वगैरह हैं उसको पढ़ लीजिए, कौन कौन सा हिल पाया जाता है, कौन कौन सा झरना नदी है, बस इससे बाहर के सवाल आते ही नहीं। ये तो जीके टाइप का हो गया यार, कि बिहार में कौन कौन सा झील हैं, कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं, किस एरिया में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, किस राज्य से हमारा कितनी सीमा पर ज़िले लगते हैं। तो ये सब तो बेसिक होता है, ये आपको मिल जाएगा कहीं भी, किसी भी केबीसी नैनो के बुक में भी मिल जाएगा, दृष्टि बिहार समग्र में भी मिल जाता है। तो वहाँ से आप इसको रिवाइज करके जाइए, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि इससे सीधे सीधे 3 से 4 सवाल टकराते हैं और आसान पार्ट है ये। सारे झीलों को पढ़ लिया, सारे नदियों को पढ़ लिया, नदी की सहायक नदियों को पढ़ लिया, उद्गम पढ़ लिया, सोर्स पढ़ लिया कहाँ पर होता है, मुहाना पढ़ लिया, किस किस ज़िले से कौन कौन सी नदी बहती है, किस ज़िले में बड़ी है, किस ज़िले में छोटी है। फिर मैपिंग नेपाल के साथ सीमा, बंगाल के साथ, झारखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ। तो ये सब कर लेंगे आप तो आपका हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, इस सब को आप रिवाइज करेंगे तो आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि बिहार स्पेशल के लिए मैंने बता ही दिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैंने बता दिया, बुक भी बता दिया है, और प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी बता दिया है। ओके, अगला इकोनॉमिक्स का बुक आता है। इकोनॉमिक्स के लिए सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में अगर मैं बताऊँ आपको तो कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन 2 से 3 ही आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 सवाल पूछ लेता है। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स नहीं आता है तो अभी 1 महीने में आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादा। आप किन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट जो है उस पर टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, और बजट नेशनल और राज्य का दोनों, उसके बाद से इकोनॉमिक सर्वे नेशनल और राज्य का दोनों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा, हमारे वाणिज्यिक डेटा जो हैं वो, उन सब को आप पढ़ के जाइए, आराम से आप सवालों को हल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो, अगर आपको सीखना है इकोनॉमिक्स लेक्चर मैंने 7 अपलोड किए हैं, 7 में बेसिक की पूरी जानकारी मिल जाती है, वहाँ से आप कर सकते हैं। एमसीक्यू भी हल हो जाएंगे यार, इतने आसान है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के लिए आप योजना, बजट, सर्वे, भारत सरकार का इकोनॉमिक डेटा जो होता है उसको आप ज़रूर पढ़ के जाइए। इस बार 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन में 5 से 6 सवाल पूछे गए थे वहाँ से, तो वो सवाल गेम चेंजर साबित हो जाते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स आता है तब तो कोई बात ही नहीं आता तो 1 महीने में पढ़ने के लिए बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि समय की भरपूर बर्बादी होगी। इतने सवाल भी नहीं आते हैं कॉन्सेप्ट से, और आप पढ़ के समय बर्बाद कर सकते हैं अपना। तो इसलिए एमसीक्यू पर ज़्यादा आधारित रहिए, फोकस कीजिए एमसीक्यू पर। जो 2-4 वक्र हैं, जो 2-4 कॉन्सेप्ट हैं बेसिक, वो आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं, कुछ ही घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा वो। अगला है साइंस का। जिनको मैंने बुक बताया था वो बुक को रिवाइज जरूर करें, एनसीईआरटी 6 से 11। इसके अलावा कोई और बुक नहीं पढ़ना चाहिए साइंस के। अगर कोई और बुक आप पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इतना तो बेसिक पढ़ना, तो इसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन का समय अगर निकल गया है तो 2 चीज़ों पर फोकस करना है। लूसेंट सबसे मस्ट होता है साइंस के लिए, इससे अच्छी कोई बुक नहीं होती है रिवीजन करने के लिए। जिनको साइंस नहीं समझ में आता, रटना चाहते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। बाकी टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, बहुत ही अच्छा होता है, और घटना चक्र को एक्सप्लेनेशन सहित पढ़िए। साइंस जिनको नहीं आता है उनको ही मैं कह रहा हूँ। तो इससे आपका साइंस का कंप्लीट तैयारी हो जाता है, एक भी सवाल इससे बाहर नहीं आते। लूसेंट घटना चक्र से ही सारे पूछे जाते हैं और टेस्ट सीरीज से। तो इन चीज़ों पर फोकस रखिए तो साइंस की आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। साइंस अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 69 के लिए कि 6 से 11 तक का एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए, मस्ट पढ़िए ज़रूर, है ना। इसके अलावा तो साइंस में और कुछ बचता नहीं है। प्रीवियस ईयर सवाल ज़रूर कर लेना, घटना चक्र में ही मिल जाता है आपको। बीपीएससी प्रीवियस ईयर भी और बाकी राज्यों के प्रीवियस ईयर भी 80% सवाल तो आपको वहीं से टकराते हैं। सवाल नहीं, कॉन्सेप्ट वहीं से टकराते हैं, कॉन्सेप्ट। अब मान लो पूछा कि कुत्ता जीभ निकाले क्यों हाँफता है, तो आपने क्या बोला कि ये सवाल तो था ही नहीं,
अरे भाई पिछली बार ही पूछा था कि पंखा चलाने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होती है, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, वाष्पीकरण। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट नहीं, सवाल को याद किया था, इसीलिए आप गलत कराए। तो यहाँ पर वाष्पीकरण ही कॉन्सेप्ट था, तो कॉन्सेप्ट पर थोड़ा सा फोकस करिए। अगला है करंट अफेयर। फरवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का करंट अफेयर मस्ट रहेगा। इसके बाहर का करंट अफेयर इससे कम भी नहीं पढ़ना है, इससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है, इतने पर फोकस रखिए, इसी से आपका करंट अफेयर आएगा। बिहार स्पेशल के लिए बिहार स्पीडी और स्पर्धा का पब्लिकेशन का करंट अफेयर अभी नहीं आया है, और एडिटोरिया बिहार अगर आ जाता है तो इन 2 बुकों को भी ज़रूर कंप्लीट करके जाइए, बिहार स्पीडी सहित। तो ये आपका बिहार स्पेशल करंट अफेयर का रिवीजन हो जाएगा। स्पर्धा सितंबर वाला तो अपलोड है चैनल पर, नया वाला बुक नहीं आया है बिहार का। ओके, नेशनल और इंटरनेशनल के लिए आप एडुटेरिया को फॉलो कर सकते हैं, जो 15 सेट हैं, 15 सेट कंप्लीट करवाए हैं मैंने। बहुत सारे सवाल यहाँ से टकरा सकते हैं। एसपीडी जो दिसंबर 2022 का आएगा, दिसंबर 2022 का जो एसपीडी आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपके बहुत सारे एमसीक्यू टकराने की संभावना होगी। ओके, एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस कीजिए, वन लाइनर फैक्ट याद रखना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो करंट अफेयर के लिए तो मैं कम से कम बोलूँगा कि वन लाइनर फैक्ट छोड़ के एमसीक्यू पर ही फोकस रहना है। वन लाइनर फैक्ट के ही एमसीक्यू में बदले जाते हैं। टेस्ट सीरीज़ की बात करते हैं तो एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज जो सितंबर 2022 में आया था, उसमें से जीएस के सवाल को करंट अफेयर सहित आप लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, पुराना नहीं हुआ है, वो 3 महीने 4 महीने पहले का टेस्ट सीरीज है, कैसे पुराना हो जाएगा भाई। तो वहाँ से आप ज़रूर लगाइए उसको, करंट अफेयर भी उसके फोकस कीजिए, और जीएस के सवालों पर ज़्यादा फोकस करना है आपको। इम्तिहान पब्लिकेशन का भी जो था, इसके आप सिर्फ जीएस का हल कीजिए, इसके करंट अफेयर को मत लगाना। और अभी जो मैं करवा रहा हूँ डॉक्टर रजनीश कुमार का करंट अफेयर है, उसको आप कर सकते हैं। तो वहाँ से आपका जीएस का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो ये टेस्ट सीरीज के लेकर था, और नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट रिवीजन का पूरा स्ट्रेटजी लाइन बाय लाइन हाथ पकड़ के बता दिया है। अब मेहनत आपको करना है, रिवीजन आपको करना है, राह दिखाना मेरा काम है, चलना आपका काम है। सभी सवालों को मैंने जवाब दिए हैं, जितने सवाल थे जिस चीज़ से रिलेटेड। एग्ज़ाम कठिन होगा या आसान, सब कुछ को मैंने बताया है। एग्ज़ाम कठिन नहीं होगा, सवाल उसी स्तर के आएंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग के कारण आपको थोड़ा सा सवालों को हल करने का तरीका सही करना होगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का। वीडियो जैसा भी लगा हो ज़रूर बताना, कहीं पर कोई खामी हो तो उसको भी बताइए। क्रिटिसिज्म अच्छा होता है क्वालिटी के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।